डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग एक पेपर लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं और ये 2016-17 बैच का क्वेश्चन पेपर है, इंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है 11th और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए AMU का। इसको तकरीबन मैंने पूरा ही सॉल्व कर रखा है। एक आध क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो बहुत इजी हैं और डेफिनेशन बेस्ड हैं, तो मैंने नहीं किए होंगे। बाकी मैंने तकरीबन सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो कर रखे हैं। ये बता दूं मैं इस पेपर के बारे में, ये मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था कि AMU को के दोबारा कोई क्वेश्चन पेपर फ्रेम करना पड़ा था, दोबारा क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ा था। और ये 2016 में दोबारा हुआ था 17 जुलाई को। ओके, इससे पहले मेरे पास इस पेपर की एक ओरिजिनल कॉपी है, आप ये देख सकते हैं एक स्टूडेंट की। तो ये जो क्वेश्चन, ये यहाँ पर इसने डेट लिख रखी है, 17 जुलाई को ये हुआ था। और ये पेपर, इसकी सीरीज़ B है मेरे पास। अलबत्ता इससे पहले इसी साल ये पेपर हो चुका था, 15 मई को हुआ था। ये भी मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है इसकी सीरीज़ A है। ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इससे पहले मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, आप लोगों ने शायद देखा हो। बहरहाल तो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं मेरे पास इसकी। मैंने इसका सॉल्यूशन तैयार किया, इसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार करी है। तो हम शुरू करते हैं। ओके, नाउ दिस पेपर स्टार्ट्स फ्रॉम फिजिक्स। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। इसको नीचे दिखाता हूँ मैं, तो ये इसका सॉल्यूशन है, छोटा ही सॉल्यूशन है। इसमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो वो मैंने निकाला है। 4 मीटर पर सेकेंड आई है। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन मौजूद है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ये भी फिज़िक्स का ही क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन नीचे है, सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। ओके, इसको देख लीजिए, और आखिरी लाइन ये है, यहाँ सॉल्यूशन एंड हो गया। ओके, नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। ये सॉल्यूशन है इसका, और इसका आंसर मैच कर रहा है इससे। देन दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5, और ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर है क्वेश्चन नंबर 5। और इसका सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, और इसके बाद ये देखिए, नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग देख सकते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर तो है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ये देखिए, 7 क्वेश्चन के बाद 8वें क्वेश्चन से केमिस्ट्री शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़िज़िक्स में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन थे, नहीं, फ़िज़िक्स के क्वेश्चन आगे भी हैं। बहरहाल यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हुई। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन का सॉल्व कर रखा है मैंने, सॉल्यूशन दे रखा है। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड एटॉमिक न्यूक्लियस पर है। रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है, तो ये आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, इसका मैंने डिटेल आंसर लिख रखा है। पूछ रहे हैं द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो हम जानते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाती है। तो आंसर C होगा इसका। बाकी मैंने बाकी तीनों को भी लिख रखा है। और इस जैसा ही सवाल एक और आया है, जो कि रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन, जिसका आंसर है आगे है इसी पेपर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर पर था,
और एक दूसरी मेंडलीव टेबल है, वो एटॉमिक मास पर थी, वो सवाल भी आया है इसी पेपर में, आगे है। ओके, देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, पूछा है हीलियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम में से लार्जेस्ट अमाउंट किसका है। मतलब लार्जेस्ट के साथ साथ लोवेस्ट भी बता दिया है। हीलियम के कुछ ट्रेसेस ही होते हैं अर्थ पर, कमी होती है इनके मुकाबले में। सिलिकॉन 27.7% है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, जो मौजूद चीज़ें हैं उसमें 46.6% है। और ऑक्सीजन को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये होती है, कोई सा भी मिनरल इससे ज़्यादा नहीं होता। एल्युमिनियम 8.1% है, कहीं भी आप देख सकते हैं ये डेटा को। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन, 15 क्वेश्चन है। सब जानते हैं कितने कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर डिसइंफेक्शन, ये आसान सवाल है। देन ब्यूटानॉन के बारे में पूछा है कि किस फंक्शनल ग्रुप का है। 18 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे कर रखा है, देखेंगे आप। सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ये देखिए सॉल्यूशन देखते जाइए, और ये इसका आंसर भी है। देन 19 हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर सवाल है। फ्लोरीन और क्लोरीन में लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक बात याद रखिएगा कि एफिनिटी, मेन चीज़ क्या है, एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो गेन करने के बाद कितनी किलोजूल एनर्जी पर मोल पर इट्स मोल बढ़ जाती है, मतलब ये। तो जिसकी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी उसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होगी। तो एफिनिटी का क्या मतलब होता है ये समझना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज 20 का सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक। इसका आंसर 10 है, 10 दे रखा है, यस दे रखा है। देन 21, ये देखिए ये वही सवाल है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन। तो मेंडलीव्स जो थी वो एटॉमिक मास पर थी, मैंने आंसर लिख रखा है। और पिछली वाली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर्स पर है, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें अगर आप इसका जवाब नहीं भी जानते हैं तो इसके अंदर आप एक तरह से चांस ले सकते हैं और तुक्का मार सकते हैं। आप देखेंगे पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन यानी ए और सी जो ऑप्शन है इनको आप ध्यान से देखिए। ए में लिख रहा है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और सी में लिख रहा है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे ना भाई, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी या सेम नहीं होंगी, है ना। तो इस तरह से कभी जहां हमें तुक्का मारने की ज़रूरत होती है ना, तो तुक्का हमेशा इस तरह के सवाल पर आप मार सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो आप इसके अंदर अब फिजिकल प्रॉपर्टी भाई हार्ड होता है डायमंड बहुत ज़्यादा और ग्रेफाइट उतना हार्ड नहीं होता, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। बहरहाल तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी हम तुक्का मारते हैं ना तो इस तरह के सवालों पे चांस लेना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो मतलब ऑक्सीजन आ रही होगी, ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीडेशन है। हम पहले इसी क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं, तो इसका आंसर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। खैर आप देखिएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देन 25 का सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, डिटेल सॉल्यूशन। ये देखिए आगे आ गया C6H12O6, ठीक है, ये आंसर है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय। एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बताया था इसमें, ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका न्यूक्लियस, इन सब को किस किस ने डिस्कवर किया है और किस किस सन में किया है, ये याद कर लीजिएगा आप। ओके, बहुत आसान है इसका, आप एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। आपको नहीं मिले तो आप किसी डाइजेस्ट में देख लीजिएगा, नहीं मिले तो आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। इंटरनेट पे जब भी आप चेक करें तो ये याद रखिएगा कम से कम
कई वेबसाइट पे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी ने इंटरनेट पर मिस्टेक कर रखी है तो आप गलत आंसर याद कर लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। 27 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एल्युमिनियम का पूछा है। एल्युमिनियम एक मेटल है, मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटलीस्ट ये 8 दे रखा है ना, 8, ये 8 दे रखा है यहाँ, तो 8 तो नहीं होंगे, है ना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी एट से मैथमेटिक्स शुरू हो गई। मैथमेटिक्स का पहला सवाल ही ट्राइंगल्स के ऊपर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के ऊपर। इसको मैंने सॉल्व कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन देखिए आप, ठीक है, यहाँ तक देखा आपने सॉल्यूशन। उसके बाद मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। फिर यहाँ तक देखिए 4:1 आ गया आंसर, ठीक है। 4:1 है क्या? 4:1 है, सी आंसर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देन 29 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी आंसर है। देन 30 एक्यूट आंसर है, एक्यूट ट्राइंगल। ओके, 31 का भी सॉल्यूशन कर रखा है, लंबा चौड़ा मैंने। और देखिए सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो गया, नोट करिए। उसके बाद ये यहाँ गया 4:1 है इसका भी आंसर, ठीक है। 32 क्वेश्चन चल रहा है हमारा, और इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। ये देख लिए सॉल्यूशन। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देख लिए AC आ गया। AC आंसर आ रहा है क्या? नहीं, 1/3 AC, AF इज इक्वल टू 1/3 AC है यहाँ पर, ठीक है। AF पूछा है 1/3 AC, तो C है इसका आंसर। ओके, दिस इज 33 अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। तो 33 का मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये सॉल्यूशन चल रहा है इसका 33 का, देखते रहिए आप लोग। ओके, ये आगे सबसे आखिर में जो इक्वेशन आई है, वैल्यू आई है एंगल BOC की, ये हो गई इसके अंदर, ठीक है। बहरहाल देन 34 में हमने 34 के सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है। तो एक बीच में बस लाइन खींची है E से, जो कि पैरेलल है AB और CD के। ये दोनों आपस में पहले से पैरेलल थी, तो किसी एक के भी पैरेलल आप EO को खींच दीजिए, ये पैरेलल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आंसर आ गया इसका 115 डिग्री। ओके, देन 35 को आगे देखिए, बढ़ते हैं आगे। सॉल्यूशन इसका आ गया 4 आंसर है क्या? हाँ 4 है, ऑप्शन A है। 36 P इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड Q इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इनकी कंडीशन है, पहले ही चैप्टर में शायद लिखी हुई है मैथमेटिक्स की, आप देखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। 37 आगे बढ़ते हैं, मेंसुरेशन पर है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो R इज इक्वल टू √5 आ रहा है आंसर। R इज इक्वल टू √5 है क्या? हाँ है, D आंसर है, ठीक है। दिस इज 38, क्वेश्चन नोट करिए। फिर आप सॉल्यूशन देखिए इसका। फिर आगे बढ़ गए हम सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में इसका देखिए यहाँ पर आंसर आ चुका है। फिर 39 में देखिए सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर है इस टाइम। आगे बढ़ते हैं और नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1/2 and 1, तो ये ऑप्शन B है, 1/2 and 1, तो 2 zeros, ये इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 4 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, या इसके हमने डायरेक्ट जो है जो आंसर दे रखा था उसके उनको इसके अंदर पुट करके देखा है समटाइम्स। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूँ। देखिए ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन तो 2 इसके रूट्स दे रखे हैं, √2 और -2√2, इसके 2 रूट ऑलरेडी दे रखे हैं हमसे हमें। अब ये पूछा है इसके 2 और कौन से रूट होंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर इसकी 4 है तो इसके 4 रूट होने। अब देखिए अब मैं आपसे कहता हूँ
कि या तो आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो दो आंसर ये आ जाएंगे, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, या फिर आप इन सारे ऑप्शंस को इसके अंदर पुट करके देखिए, जिस पर ये 0 आ रहा है उसको लेके आगे बढ़िए, ठीक। या दूसरा तरीका क्या है कि आप x माइनस रूट 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए और फिर x प्लस टू रूट 2 x प्लस रूट 2 से भी डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा उसके रूट निकाल लीजिए, तो इनमें से क्या रहा। तो मैंने तरीका क्या अपनाया, मैंने ऑप्शन को पुट किया इसके अंदर, ओके। तो ये भी एक तरीका होता है। बहरहाल दिस इज क्वेश्चन नंबर 40, आगे बढ़ते हैं। दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, आंसर इज 10/3, ओके। 10/3 आंसर है, हाँ है। दिस इज 41, इसका सॉल्यूशन ये आ गया और आंसर आ गया 4/5। देन 42, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, मैं समझाऊंगा आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। बहरहाल अभी आप इसको लिखिए। 43 का सॉल्यूशन ये चल रहा है सॉल्यूशन, और आंसर आ गया AD = BC, ओके। 44 को सॉल्व नहीं किया मैंने, आसान सवाल है, इसको आप करेंगे आसान सी हो जाएगा। 45 की फिगर बनी हुई है, ओके। आंसर है 10 सेंटीमीटर। 46 सॉल्यूशन चल रहा है इसका, और आंसर आ गया PTQ एंगल है = 2 OPQ, ओके। 47 का आंसर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आंसर इज B। 48 में ये फिगर बनी हुई है, इसमें शायद कंस्ट्रक्शन किया नहीं, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो सिंपल हो गया, ओके। 49 जो है द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज है। बहरहाल ये इस क्वेश्चन को मैं शायद आंसर में डिस्कस करूंगा। 50, दिस इज 50, आंसर 4 स्मॉल r कैपिटल R, ओके। नाउ 51, आंसर इज 4AB स्क्वायर। 52, आंसर इज 5/36। 53, आंसर इज 90 डिग्री। 54 को चेक कर लेते हैं, देखते हैं शुरू से इसका सॉल्यूशन, ओके। यहाँ से नोट करिए, फिर ये आ गए, फिर 55, 56, पूरी मैंने थ्योरम लेके इसको सॉल्व कर रखा है, आंसर आ गया। 57, देखिए 57 थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैंने तो नहीं लिखा। क्या करें, द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द क्वाड्रिलेटरल एज। अब देखिए अब देखिए सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, ऑप्शन बी की, रोम्बस। तो रोम्बस तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो ही नहीं सकता। रोम्बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर सारी वर्टिसेस, सारे किनारे, सारे कोने अगर सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं, किसी भी सर्किल के ऊपर, है ना, किसी एक सर्किल के ऊपर, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो रोम्बस तो कभी करेगा ही नहीं। पैरेललोग्राम कर भी सकता है, नहीं भी। अच्छा, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। लेकिन एक पैरेललोग्राम ऐसा भी हो सकता है जो ना रोम्बस हो, ना स्क्वायर हो, ना रेक्टेंगल हो। तो हर पैरेललोग्राम तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा नहीं। रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, और इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री भी होगा। तो आंसर सी भी है इसका, आंसर डी भी है इसका। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये रुदात लिख दी है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। 58, दिस इज 58, 59, 60, 61, 62,
63, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है, देखिएगा। 64, 65, 66, 67, 68 से जर्नल नॉलेज शुरू हो गई। जीका वायरस कहाँ मिला था? तो जीका वायरस युगांडा में 1947 में मिला था। इट इज़ ए फ्लेवी वायरस फैमिली। फ्लेवी वायरस फैमिली एक पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड आरएनए वायरस होता है, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए। वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी हम सब लोग जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को फ्रंटियर गांधी यानी सरहदी गांधी कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 70 जो है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ड जेनर 1796 में। एक इंग्लिश फिजिशियन था जो यूके बार्कले में पैदा हुआ था 1749 में, और 1823 में इसकी डेथ हुई थी वहीं पर बार्कले में, यूके में। चार्ल्स डिकेंस जो था उसने बड़ी किताबें लिखी हैं, ठीक है। उसमें 13वीं किताब थी ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस ने लिखी। हाँ, बाकी द ओल्ड बैचलर जो है वो एक प्ले था जो कि एक विलियम कवरेज ब्रिटिश प्ले राइटर था, उसने लिखा था। ट्वेल्थ नाइट जो है हम सब जानते हैं विलियम शेक्सपियर की नॉवेल है। ये डिवाइन कॉमेडी जो है एक पोयम है जो डांटे एलिगेरी ने लिखी है। ओके। 72 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ स्टार वार्स। स्टार वार्स जो है बेसिकली एक अमेरिकन एपिक स्पेस ऑपरा सीरीज है जो कि जॉर्ज लुकास, बहुत अमीर आदमी है ये, ठीक है। जॉर्ज लुकास को आप देखेंगे बूढ़े से 12 बड़े अमीर किस्म का आदमी है जो वहाँ के हैं, अमेरिकन है। 73 रघुवीर चौधरी साहब को ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला 2015 में, और ये नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं, क्रिटिक हैं, और गुजरात में रहते हैं ये, गांधीनगर में, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च विच स्कीम फॉर ऑनलाइन रिलीज ऑफ न्यू LPG कनेक्शंस सुलभ सरल स्माइल सहज। तो सहज स्कीम थी जिसके तहत जो है वो ऑनलाइन LPG कनेक्शंस आए थे, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद शुरू हुई थी, और ये बड़ी अच्छी स्कीम थी। इसके तहत क्या हुआ कि जो हमारी, ये हालांकि थोड़ा बाद में हुआ, जो हमको इस पर जो है एक छूट मिलती है गैस के सिलेंडर पर, जिसको हम सब्सिडी कहते हैं, वो हमारे अकाउंट में भी आने लगे, और इनको जो है ऑनलाइन रिलीज ऑफ न्यू LPG कनेक्शन, मतलब जो लोग हैं उनको ऑनलाइन रिलीज बन गया। वरना अदरवाइज़ क्या होता था कि बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो रिश्वत खिलानी पड़ती थी, और क्या नाम है, कनेक्शन बीच में फंस जाता था। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ऐसी इसकी पहले वाली जो गवर्नमेंट थी वो ठीक नहीं थी, बल्कि क्या है कि इस स्कीम को लागू करने के बाद क्या हो गया कि आसानी से, एक तरह से ईमानदारी के साथ क्यू लगने लगी गैस के सिलेंडर्स के कनेक्शन मिलने की। ओके। 30 अगस्त 2015 में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे, एक नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। चलते हैं आगे। देन 75 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। देखिए, द नेशनल गेम ऑफ रशिया में चेस बहुत खेला जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि रशिया में बहुत ज़्यादा चेस खेला जाता है। बट आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा बैंडी, या जिसको कहते हैं इनफॉर्मली कॉल्ड एज रशियन हॉकी। रशियन हॉकी मैं दिखाता हूँ आपको। रशियन हॉकी के लिए मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया था आपको दिखाने के लिए कि रशियन हॉकी होती किस तरीके की है। तो ये एक मिनट,
ये होती है, देखिए बैंडी, ये चल जो रही है, दिस इज बैंडी। ओके, ये एक हॉकी की तरह का खेल है जो आमतौर से आइस पे खेला जाता है और बहुत मशहूर खेल है। ठीक है, आप देखेंगे ये देखिए, तो ये बेसिकली उसका नेशनल खेल है। ठीक है, मैं चलता हूँ वापस अपने बैंडी वाले क्वेश्चन पर। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन को आप देखिए, नेशनल गेम। अब इसके अंदर बैंडी ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं होता तो बैंडी लगाता। तो इस वक्त आप सही आंसर चेस को मान सकते हैं, हालांकि चेस नेशनल गेम नहीं है रशिया का। ओके, आगे बढ़ते। खैर, टेनिस प्लेयर नोवाक डिजोकोविक बिलोंग्स टू, कहाँ के हैं ये बेसिकली सर्बिया के हैं। ये चीता अपना सर्बिया का है, 1987 में वहाँ पैदा हुआ था, बेलग्राड, यूगोस्लाविया, और जिसको आप सर्बिया भी कहते हैं। तो इनके नाम से एक फेक इंटरव्यू पब्लिश हो गया था, तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। देखिए, मैंने फ़ोटो भी इनका लगा रखा है, आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है डिनोमिनेशन नोट, गांधी जी का किस किस पे पोर्ट्रेट है, सभी पर है, आंसर डी होना चाहिए इसका। देन 78 जो है असबाब बगावत हिंद किसने लिखी थी, तो हम सब जानते हैं, आंसर डी है इसका, सर सैयद अहमद खान साहब ने लिखी थी ये। ओके, देन मुस्लिम फर्स्ट सेटल डाउन इन इंडिया। अब देखिए, इसका आंसर भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। लोग ये समझते हैं कि 13वीं सदी में सेटल हुए थे, जब बाबर यहाँ आए थे, 12वीं 13वीं सदी के आसपास। लेकिन एक कवी इम्कान ये है कि 8th सेंचुरी में आए थे सबसे पहले मुसलमान इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड फर्स्ट एट द एज ऑफ, सब जानते हैं, 25 साल की उम्र में शादी करी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हु वॉज द फेमस टाइटल ऑफ अमीन इन मक्का, अमीन किसका नाम था, हम सब जानते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा जाता था, मतलब अपनी अमानत। अमीन, ये जो वर्ड है ना, अमीन, अमीन का मतलब लोग, उस ज़माने में क्या होता था, कोई बैंक नहीं होती थी, आमतौर से तिजोरियाँ भी बहुत मजबूत नहीं होती थी। तो होता यह था, जब एक जगह से दूसरी जगह कहीं आना जाना होता था, तो होता क्या था कि क्या करते थे कि अपनी चीज़ों को, अपनी वैल्यूएबल्स को जो है वो ऐसे लोगों के पास रखवाए जाते थे जो ईमानदार होते थे बहुत, यानी वो वापस कर दें, अदरवाइज़ आदमी जो है अमानत में ख़यानत कर देता था। तो जो ईमानदार होता था उसके पास रखवा देते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा ईमानदार मतलब शख्सियत थे मक्के में, और तो लोग उनके पास अपनी सामान को रख के चले जाते थे, बिल्कुल बेफिक्र हो गए, जैसे किसी आपने किसी लॉकर में बंद कर दिया हो, है ना। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब जो था अमीन था, जो टाइटल होता है, लक़ब का मतलब टाइटल, तो वो अमीन के नाम से दिया गया। एनीवे, हम अपना PDF पे चलते हैं। ठीक है, PDF पे हम चल रहे थे, और नाउ 82 हु वाज द मदर ऑफ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 द एंटायर कुरान वाज रिवील्ड इन, कितने साल में पूरा कुरान जो है वो नाजिल हुआ आसमान से ज़मीन पर। आ गया है 84 द प्लेस वेयर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड वाइल माइग्रेटिंग टू मदीना। मदीना माइग्रेट कर गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। तो वहाँ इन्होंने किस गार में पनाह ली थी रात को, उसका सवाल है। आगे बढ़ते हैं। शाहनामा वाज रिटन बाय, शाहनामा किसने लिखा है? अबुल फजल कासिम खुसरो फिरदौसी। इन सब ने क्या क्या लिखा है ये आप याद कर लीजिएगा, किसी और पेपर में कोई और सवाल आ सकता है मिलता जुलता। बहरहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी, इसको यूनिवर्सिटी का खिताब मिला था। आगे बढ़ते हैं। 87 ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इज फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन द ईयर। अब देखिए 1612 में कन्फ्यूज़न है या 1613, तो 1613 क्योंकि आंसर दे रखा है तो आंसर डी इसका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
नाउ आप फिजिक्स दोबारा शुरू करिए 88 से। अरे ऑफ लाइट, ये ऑप्टिक्स का सवाल है, नीचे चलते हैं, ठीक है। 1.33 आ रहा है इसका, आगे बढ़ते हैं। 89, अरे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर लग रहा है सवाल, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन 90, व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इफ इट्स डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर एवरी 0.01 सेकेंड। ओके, तो रेसिप्रोकल कर देंगे हम, डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इतनी देर बाद चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड दुगना हो जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। 91, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट 5 एम्पियर, द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। आई स्क्वायर आर टी कर देंगे, आई करंट का स्क्वायर करके रेजिस्टेंस और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड्स में होना चाहिए टाइम, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस ओम्स में, और करंट एम्पियर में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप इन्हें चेंज करके पहले उसमें लाएंगे। बहरहाल तो आंसर किलो जूल्स में दे रखा है, तो 15,000 जूल आया था, तो हमने 15 किलो जूल कर दिया उसको, आंसर आ गया इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। 92, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन 45 मीटर डीप वेल, द साउंड ऑफ द स्प्लैश, ठीक है, ये हमारे इको पर और क्या नाम है, साउंड जो बैग होती है टकरा कर, उस पर डिपेंड करता है, जिस पर सोनार भी काम करता है। सोनार एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो शिप्स में लगा होता है। तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस दुगना कर देते हैं हम, 45 है तो डिस्टेंस हम दुगना कर देंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड इसके अंदर आएगी, फिर वो कब गिरेगा जाके उसका टाइम अलग निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन आसान है, मैं करूँगा अलग इसको वीडियो में। 93, द एवरेज स्पीड ऑफ बाईसाइकिलिस्ट इफ़ ही कवर्स फर्स्ट 50 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड के ऊपर है, मैंने एवरेज स्पीड के कई सवाल कर रखे हैं, आप उसको देखेंगे। 94, ए बैलून इज रिलीज आफ्टर ब्लोइंग इट अप, इट फ्लाइज अवे, इट इलस्ट्रेट्स न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो इसको आपको सोचना है। 95, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए ये जो सवाल है इसमें ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को, ब्यूटेन ज़्यादा होती है या प्रोपेन ज़्यादा होती है। तो ये कंट्री टू कंट्री जो है वैरी भी कर सकती है ये वाली चीज़, लेकिन आमतौर से कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर की वजह से हम ब्यूटेन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रखते हैं एलपीजी में। होती दोनों हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 96 है, 96 ऑप्टिक्स पर है। आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन आप लोग देखिए, देन ये फिगर देखिए आप, ठीक है, और इसमें क्या आंसर आएगा फिर देख के लगाइए। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दो तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल मतलब जो प्लेंटी में अवेलेबल है, बार बार अवेलेबल है, जैसे सन अवेलेबल है हमारे पास, है ना, हमारे पास विंड अवेलेबल है, हमारे जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल है। कोल हमारे पास नॉन रिन्यूएबल है ना। नेचुरल गैस जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। तो आंसर इसका डी होना चाहिए। ओके। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी की कौन कौन सी एग्जाम्पल होती हैं, इनको सबको आप एनलिस्ट कीजिए। देन 99, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। देखिए क्ले को हम यूज़ नहीं कर सकते, प्लास्टिक और क्ले में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो प्लास्टिक तो किसी हद तक जो है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, हर वो चीज़ जो ट्रांसपेरेंट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं लेंस बनाने में, लेकिन क्ले जो होती है ना, क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं होती। हालांकि ग्लास जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज 100 क्वेश्चन, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहरहाल इसका आंसर हम देखेंगे। ये इसके आंसर दे रखे हैं, ओके। इसमें आप देखेंगे ये 57 और 75 को मैंने मार्क कर रखा है, इस आंसर को नोट कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने क्या रीज़न, करेक्ट आंसर इज नॉट गिवन। 75 में करेक्ट आंसर नहीं है, 57 में दोनों आंसर है, मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद हम ये इकबाल का शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है, ठीक है। इस शेर के साथ हम ख़त्म करते हैं इस पेपर को।
और नोट कर लीजिए इसको, आप प्रिपेयर कर लीजिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो या कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। ओके, थैंक यू वेरी मच।